हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। जैसा कि आज आप देख रहे हो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट एम स्टडी प्लान फॉर बिगनर्स। नॉर्सेट एम स्टडी प्लान फॉर बिगनर्स क्या होना चाहिए? जिन्होंने जस्ट अभी क्वालिफाई किया है या नर्सिंग के लास्ट सेमेस्टर में होते ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डाउट होता है कि मैम प्लीज प्लान बताओ, किस तरह से हमें प्लान करना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने आवर्स पढ़ें, क्या करें। वो सब आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट हैं, आप भी नॉर्सेट की प्रिपरेशन या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगी। आप बोलोगे मैम सॉल्यूशन से पहले ही प्रॉब्लम्स बता रहे हो। अगर दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ लो ना कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो बहुत जल्दी, बहुत इजी आपको अपना प्लान समझ में आ जाएगा। बच्चों की प्रॉब्लम्स ये है नर्सिंग के अंदर कि उनके सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते। सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते, लेकिन एग्जाम आते ही वो सोचते हैं कि हमारा पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो ये पॉसिबल्स नहीं है जब तक आपको अपने सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करें। अगर सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है, एग्जाम में कूद जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। राइट? तो मैंने बता दिया, सबसे पहले प्रॉब्लम ही यही है कि सब्जेक्ट्स क्लियर ही नहीं होते उनके। दूसरा, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। भाई टाइम मैनेजमेंट, वो अपने दिन को पूरा वेस्ट करते रहते हैं। अभी भी मैंने बोला है नॉर्सेट का एग्जाम होने में, नॉर्सेट 8 की बात करूं तो बहुत टाइम है, ठीक है, 3-4 महीने का टाइम है, लेकिन वो प्लान नहीं कर पा रहे, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है। तो एक तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं सोचने में। दूसरा, लेक्चर्स। लेक्चर्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो, तो सारे लेक्चर्स देखने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। आप जिस भी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है आपको अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने पे देना है। और लेक्चर्स देखते हैं, कोचिंग ले लेते हैं, लेकिन लेक्चर्स देखते ही नहीं है। अरे यार बहुत बोरिंग है, बहुत लंबा है, हमें तो टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत इन शॉर्ट हम चीजें बात करेंगे। बिगनर स्टडी प्लान्स, तो हमने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मान लो अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या किसी भी बच्चे ने स्टार्ट की है, तो शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे पहले ये चीज है कि आप खुद से करना चाहते हो या फिर कोचिंग से करना चाहते हो। मैंने ये नहीं बोला कि आप कोचिंग करो, और ऐसा है नहीं कि सेल्फ स्टडी से हो नहीं सकता, बट एक रोड मैप अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कोचिंग कर रहे हो, तो आपको पढ़ाई दोनों ही कंडीशन में, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो या कोचिंग से पढ़ रहे हो, डेली अपने लिए 4 से 5 घंटे का टाइम निकालो। मींस कहने का मतलब है भाई सेल्फ स्टडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों बोला मैंने? दोनों ही बच्चे, जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी, दोनों डेली 4 से 5 घंटे का टाइम अपने लिए निकालेंगे। अपने लिए कहने का मतलब सेल्फ स्टडी के लिए निकालेंगे। समझ जाओ, सेल्फ स्टडी करना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। सब्जेक्ट क्लियरिंग स्ट्रैटेजी, जैसा कि मैंने बोला, प्रॉब्लम्स ये है कि सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते। नर्सिंग के इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं, और फिर एग्जाम में उन्हें लगता है यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज कि आप अपने सारे सब्जेक्ट को क्लियर करो, और सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी बनाओ स्मार्ट वे में। स्मार्ट वे क्या है? स्मार्ट वे में कैसे करें कि हम सबसे पहले, यहां पे मैं एक ट्रिक बता रही हूं पहले नंबर पे, कि हम स्मार्ट वे से सब्जेक्ट को क्लियर करने का हमारे पास क्या तरीका है? रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। रेड जोन में क्या आएगा? आपके मेन सब्जेक्ट्स आएंगे। मेन सब्जेक्ट कहने का मतलब है आपका MSN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज द बैकबोन ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले आपको इन 2 सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? OBG है, पीडियाट्रिक्स है, साइकेट्रिक है, ठीक है। इसे येलो जोन में मैंने रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अगर देखा जाए, आप बोलोगे मैम हमने तो ज्यादा साइकेट्री के क्वेश्चंस देखे, हमने तो ज्यादा OBG के क्वेश्चंस देखे। ऐसा नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। इन दोनों सब्जेक्ट में आपको पता ही नहीं चलता क्वेश्चन आया कहां से, पूछा कहां से, ये MSN का है या फिर ये फंडामेंटल का, ये समझ में ही नहीं आता। लेकिन बेस बनाने के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं MSN के उसे कंप्लीट करो,
फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को कंप्लीट करो, प्रायोरिटी में रखो, रेड जोन में रखो कि पहले ये सब्जेक्ट करना है, फिर येलो जोन में ओबीजी पीडियाट्रिक साइकेट्री को करना है, उसके बाद बचा हुआ जितना भी सब्जेक्ट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फार्मा है, मैंने ये नहीं बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रीन जोन में है, ये सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं और करना जरूरी है, इनके बिना भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने बोला सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, कोई भी छोड़ के नहीं जाना है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वो रिसर्च हो या फिर मैनेजमेंट हो, और जो भी रह गए हो सारे सब्जेक्ट आपके ग्रीन जोन में आते हैं। तो अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। मोस्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट मैंने बता दिया है, इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मुझे आ रहा है, तो इस रेड, येलो, ग्रीन जोन को खुद कैटेगराइज करो ना अपने बेसिस पे। हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल, हर स्टूडेंट का से फेवरेट और जो वीक सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अपना अलग अलग होता है। तो हम इसकी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते, इसकी प्रायोरिटी आप खुद सेट कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली लेकिन ये सब्जेक्ट सेट कर लो। मैंने आपको बता दिया है एक आइडिया, क्योंकि आप बिगनर्स हो, किस तरह से आप प्लान करो, ये आपका प्लानिंग होना चाहिए कि सब्जेक्ट तो मुझे सारे ही करने हैं, एक एक करके, एक साथ नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे करना है। पहला सब्जेक्ट क्लियरिंग का तरीका। दूसरा है वन शॉट लेक्चर्स। अब क्या होता है, बच्चों ने लेट स्टार्ट किया, जैसे मान लो अप्रैल में पेपर है, उन्होंने मार्च में स्टार्ट किया और उन्होंने सोचा क्यों ना, बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल है आज की डेट में, आप देखोगे वहां पूरा चल रहा है लेक्चर, लेकिन ये वन शॉट लेक्चर पता कितने, 12 घंटे, 12 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, 10 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, भाई टाइम कितना वेस्ट कर रहे हो आप। 10 से 12 घंटे का कोई लेक्चर्स देख लोगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो प्लीज इतने घंटे का लेक्चर्स देख के टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अगर आपको उस एग्जाम के लिए जल्दी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो टाइम मैनेज करो, आप 3 घंटे का लेक्चर्स देख लो, मैक्सिमम 4 घंटे का, मैक्सिमम मैं बता रही हूं देख लो, इससे ज्यादा लंबा लेक्चर्स मत देखो यार, इससे टाइम वेस्ट करना कहते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए अगर 12 घंटे पढ़ोगे ना तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है आपका। तो यहां से आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है ये खुद सीखना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, और टाइम की वैल्यू आज के दिन से, पहले दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी आपके पास टाइम है। आप अभी भी प्लान करना स्टार्ट करोगे तो भी आप आराम से कर सकते हो, अगर आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो भी, ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरा सब्जेक्ट क्लियर करने में मैंने पहला रेड, येलो, ग्रीन जोन बताया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि वन शॉट लेक्चर्स अगर नियर बाय देख रहे हो, कोई बच्चा इस वीडियो को लेट देख रहा है तो सारे सब्जेक्ट को अगर वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसका वन शॉट इकट्ठा समराइज वे देख रहा है, तो शॉर्ट देखो, लॉन्ग मत देखो, पूरा दिन उसमें मत निकालो। 3-4 घंटे दे दो एक दिन में, लेकिन उससे ज्यादा टाइम एक दिन में वन शॉट लेक्चर्स को देखने के लिए या किसी सब्जेक्ट को समराइज वे में देखने के लिए मत दो, ठीक है। इससे तो डिटेल सीखो। दूसरा है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। मैंने हर एक वीडियो में हर जगह ये बताया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर मैं इसको एक तरह से रामबाण की तरह बोलती हूँ, लेकिन बच्चे हल्के में लेते हैं। अरे यार, आपने एक पेपर दिया और आपने ये कैसे मान लिया कि ये पीवाईक्यू से क्वेश्चंस नहीं आते, वही टॉपिक्स रिवाइज होते हैं। पीवाईक्यू बहुत कम बच्चे करते हैं, और जो कर रहे हैं ना, मैं यहां से बोल रही हूं, आपका पहले तो 200 का था, अब अगर 100 का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके 10 to 15 क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है कि अगर आपके 100 क्वेश्चंस में, जिसमें कि मैं ये बोल रही हूँ 80 का पेपर आ रहा है नर्सिंग का, तो उसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, प्रीलिम्स में 80 नर्सिंग आता है, 20 नॉन नर्सिंग का आता है, उसमें अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठे हुए आए हैं, डायरेक्ट कहने का मतलब डायरेक्ट टॉपिक, क्वेश्चंस तो डायरेक्ट नहीं दे देंगे ना कि हाँ सेम ही क्वेश्चंस आ गया एकदम, लेकिन उसी पे रिफॉर्म वे में बनाया गया क्वेश्चंस आता है। जिसने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की है उससे पता चलता है कि हाँ कहां से क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लीज अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, और सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना है, सबको पढ़ना है। बात आ गई समझ में? चलो भाई, इसके साथ हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वन शॉट पीवाईक्यू हमने कर लिया, हाउ टू स्टडी। मैम, बिगनर्स का स्टडी प्लान है, हमें ये समझ में आ गया पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बाद में कैसे पढ़ना है, ये हमें पता है, ठीक है। अब आप कितना टाइम दे रहे हो, आपके पास कितना टाइम है, वो आप पे डिपेंड करता है। कंपटीशन बहुत है, 1 लाख बच्चों में आप कंपटीशन में बैठ रहे हो, जहां पे सिर्फ 1500 से 2000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो कंपटीशन तो है। हाउ टू स्टडी,
लेक्चर्स देखो, सेल्फ स्टडी करो। फिर से मैंने बोला चाहे आप लेक्चर्स देख के पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोचिंग ली हुई है तो आप लेक्चर्स देखो। अगर आपने कोचिंग ली है तो कोचिंग के लेक्चर्स को देखो और शिद्दत के साथ देखो, लाइव में वो शक्ति है जो कि आपको वो चीजों को माइंड में फिट करवा देगा। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो लाइव लेक्चर्स देखो, या ऑफलाइन में कर रहे हो, ऑनलाइन में कर रहे हो तो लाइव करो, ठीक है। रिकॉर्डेड भी अच्छा है अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, लेकिन लाइव में एक शक्ति है, एक पावर है जो टीचर से आपको मिलता है। दूसरा, सेल्फ स्टडी। जो बच्चे सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, अगर वो फुल्ली डेडिकेटेड है, पूरी तरह से शिद्दत से कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों से करके अपने सारे सब्जेक्ट्स, कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग से, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी से, अपने सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करो और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, क्वेश्चंस मेकिंग स्ट्रैटेजी। क्वेश्चंस मेकिंग स्ट्रैटेजी कहने का मतलब, अगर आपने एक टॉपिक लेबर पढ़ा है, अगर आपने एक टॉपिक हाइपरकैलेमिया पढ़ा है, तो अपने दिमाग से ये सोचो कि यहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इतना बड़ा लिखवाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट हमें समझा दिया गया है, यहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अपने आप से सेल्फ मेमोराइज करो, ठीक है। सोचो, उस टॉपिक को पढ़ के ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे अपने माइंड में फिट करो, ठीक है। तो सेल्फ मेकिंग, क्वेश्चंस मेकिंग स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ अपने आप को, ठीक है। मैंने टॉपिक बताया, जस्ट एग्जांपल बताया है कि किस तरह से कोई भी टॉपिक पढ़ के सोचना है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नर्सिंग का ये भी पूछा जा सकता है। आपने नर्सिंग की है यार 4 साल, तो एक कॉम्पिटिटर के अंदर ये चीजें होनी चाहिए अगर आप इंडिया लेवल का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो हमेशा क्वेश्चन मेकिंग स्ट्रैटेजी बनाओ। सॉल्व द एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज। मैंने बोला है बिगनर्स हो, अभी स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट क्लियर किए हैं, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज पहले करो। पहले ही दिन बच्चे लेके बैठ जाते हैं मॉडल टेस्ट पेपर, पहले ही दिन बच्चे लेके बैठ जाते हैं कंबाइंड पीवाईक्यू, और फिर कहते हैं मैम बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, पूरी नर्सिंग करने के बाद आ नहीं रहा। बिगनर्स हो, अभी सब्जेक्ट को आपने एज अ कंपटीशन वे में नहीं समझा, तो हो सकता है आपके उसमें से 100 में से 10-20 ही क्वेश्चंस निकल रहे हो, ठीक है। तो पहले ही दिन वो काम मत करो जिससे आपको डिमोटिवेशन हो और आगे प्रिपरेशन की एनर्जी वही पहले ही दिन खत्म हो जाए। तो पहले ही दिन से पहले सब्जेक्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो सब्जेक्ट वाइज। अगर आपने एमएसएन पढ़ा है तो एमएसएन के करो, ओबीजी पढ़ा है तो ओबीजी के करो। बात समझ रहे हो? फार्मा किया है तो फार्मा के एमसीक्यू, सीएचएन किया है तो सीएचएन के एमसीक्यूज करो। तब धीरे धीरे करके ये चीजें बिल्ड अप होगी, पहले दिन नहीं होगा। बिगनर्स की तरह आपको बता रही हूं, क्योंकि किस जगह बच्चे छोड़ देते हैं या फिर बहुत टाइम उन्हें लग जाता है। ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। और कोई भी बुक ले सकते हो। अब बुक पूछेंगे, जो भी मार्केट में हर एक कॉम्पिटिटर प्रिपेयर कर रहा है, आपको भी उसी बुक से पढ़ाई करनी है। उसी बुक से बच्चा फर्स्ट रैंक ला रहा है, उसी बुक से बच्चा 6000 रैंक भी ला रहा है। लेकिन उसे पढ़ना कैसे है, क्या कैसे पॉइंट्स करने हैं, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज। बट अब सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज करना ये स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है कि मैम सब कुछ बता दिया, पढ़ने का और स्टडी करने का ट्रिक बताओ। यहां पे मैं आपको रूल बताती हूं। अपना एक रूल बनाओ अपनी लाइफ का, जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, पूरी लाइफ का नहीं, लेकिन जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब तक आप एक कॉम्पिटिटर हो, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब तक एक रूल बनाओ कि मैं नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूं। और ये मैं बिगनर्स हर एक बच्चे के लिए बोलना चाहती हूं, पढ़ाई का एक रूल बनाओ, वो है 1:1 रूल। व्हाट इज द 1:1 रूल? ये 1:1 रूल मैम क्या है? मतलब ये है 3 घंटे पढ़ाई करो और 3 घंटे एमसीक्यूज करो। जिस दिन ये फॉलो करने लग जाओगे ना, ये बोलने की बात, लिखने की बात नहीं है, ये जिस दिन आपकी लाइफ में, जिस दिन आपके डेली रूटीन में फॉलो होने लग जाएगा, उस दिन से अपने अंदर निखार आना चालू हो जाएगा। देख लेना, इसे मैंने बनाया है रूल। इसे मैंने क्या बोला है? 1:1 रूल। क्या है ये रूल? 3 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे आपको क्या पढ़ना है? थ्योरी पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। 3 घंटे स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं या जो भी बच्चे हैं, थ्योरी में पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, उसके थ्योरी को पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, क्वेश्चन मेकिंग स्ट्रैटेजी माइंड में बनाओ, पूरा एकदम अच्छे से याद कर लो, और उसके बाद 3 घंटे का टाइम उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पे दो, उसी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज। और ये सेल्फ स्टडी होना चाहिए, खुद से सोच के समझ के किया हुआ होना चाहिए।
बात समझ में आ गई? तो ये है पढ़ने का ट्रिक, जो रूल मैंने बताया वो रूल है। ये सब सुनने के बाद लास्ट में बच्चे कहते हैं मैम सिलेक्शन कैसे होगा? है ना आपके मन में भी? पूरा वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन, पूरा वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके मन में भी होगा, मैम एम्स में सिलेक्शन कैसे होगा ये तो बता दो। यस, सबके मन में ये क्वेश्चन है, तो बताओ। तो सिलेक्शन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, सिलेक्शन होता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से। सॉरी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। तो मैंने क्या बोला, सबके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सिलेक्शन कैसे होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन से सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ गई? किससे होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन का मतलब एमसीक्यूज प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड रिवीजन, एंड रिवीजन। लास्ट में ये लाइन मैं आपको बोल रही हूं कि मैम सब कुछ सुनने के बाद सिलेक्शन कैसे होगा? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से और रिवीजन से। अगर आपने ये कंसिस्टेंटली कर लिया, डेली बेसिस पे कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस की है, और डेली बेसिस पे आप रिवीजन कर रहे हो, 3 घंटे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 3 घंटे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, 3 घंटे पीवाईक्यू करो, और रात में सोने से पहले रिवीजन करो, कंसिस्टेंटली करो, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन कैसे होगा। मैम सिलेक्शन होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन से, हमारा सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंटली करेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।